नमो नमः मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ आपका इस पार्ट 2 में। और जैसा कि जानते हैं, मैंने थर्ड सेमेस्टर संस्कृत ड्रामा क्लास का संस्कृत लिटरेचर DSC 7 के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं PYQ सॉल्व करा रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा दिया था, जिसमें मैंने श्लोकों की व्याख्या किस प्रकार से करनी है वो बताया था। अब ये दूसरा पार्ट होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे ये कुछ क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इन क्वेश्चनों को कितने पेज और कैसे लिखना है। सबसे पहले भाई ये डीप वाले क्वेश्चन हैं, ये हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और इनकी अगर आप वेटेज देखोगे तो 9 मार्क्स के हैं। 2 क्वेश्चन 9 मार्क्स के हैं, बाकी 2 आपको 6 मार्क्स के होंगे। तो अगर मैं एक्सेप्टेड बताऊं कितना लिखना है, तो आपको कम से कम 5 से 6 पेज लिखना पड़ेगा। 9 नंबर वाले क्वेश्चन कम से कम आप 4 से 5 पेज ले जाओ, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। बाकी जो लोग नॉर्मल है, पास होने का सोच रहे हैं, 3-4 पेज भी लिख दोगे काम हो जाएगा आपको। लेकिन स्टोरी पता होनी चाहिए। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, मैंने लिंक भी डाली थी, आप लोग देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। स्टोरी समझ में आ गई तो आप लिख ले जाओगे। अब जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो इस सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, उपमा कालिदास आ सकता है, नहीं तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का महत्व। अब भाई इसमें देखो, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्म आएगा, वो चतुर्थ अंक का महत्व है। इसको अच्छे से तैयार कर लो, एक कंफर्म गारंटी आने वाला है। ये हमेशा आता है, हर बार आएगा। ये कभी कभी बदल जाता है। और मैं आपको एक चीज़ अच्छी टिप्स दूंगा, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपको बहुत सारे श्लोक याद हैं विज्ञान शाकुंतलम के, तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वरना ना करना। क्योंकि उपमा कालिदास वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स कटने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उपमाओं, कालिदास की उपमाओं पर बात करता है। तो आपको कालिदास की उपमा लिखने के लिए कम से कम 3-4 श्लोक लिखने पड़ेंगे। अभी मैं उदाहरण दूंगा आगे कैसे लिखना है नोट्स के साथ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उपमा कालिदास वाला क्वेश्चन ना करना। ऑप्शन में है तो आप चतुर्थ अंक का महत्व ही करना। आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, गारंटेड आने वाला है। बाई चांस कभी मान लो किस्मत फूटी, नहीं आया, वैसे तो आएगा, इतनी गारंटी है चतुर्थ अंक का महत्व। बाई चांस नहीं आता है तो इसके ऑप्शन में कभी कभी एक क्वेश्चन दे देता है शकुंतला का चरित्र चित्रण या फिर प्रकृति चित्रण। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। शकुंतला के बारे में, उसके बारे में बताओ, या तो प्रकृति का चरित्र चित्रण बताओ। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन भी अगर आप चाहोगे तो मैं आपको नोट्स बता दूंगा, वैसे मैंने इसमें अटैच नहीं किया है। बाकी आप बुक से पढ़ लेना, बुक में मिल जाएगा। मैं फिर से एक चॉइस दूंगा, वो क्वेश्चन मत करना, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है जिसमें शकुंतला का चरित्र चित्रण है या प्रकृति चित्रण है, तो उसमें आपको कम से कम अच्छे अच्छे श्लोक बताने पड़ेंगे। अभी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे श्लोकों को हैंडल करना है। लेकिन बाई चांस चतुर्थ अंक का महत्व तो नहीं आता है, वो क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको अटेम्प्ट करना, वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा, अभी बताता हूँ आपको। लेकिन चतुर्थ अंक का महत्व गारंटी है, आप इसको प्रिपेयर करो। अब इसको लिखना कैसे ये देखते हैं। ये देखिए मैंने नोट्स बना रखे हैं। अब इस तरीके से आपको लिखना है। पहले तो ये श्लोक बाहर रट डालो। जो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, जो लोग पास होने के लिए देख रहे हैं, वो श्लोक नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। उनको मैं ट्रिक बताता हूँ। उनके लिए ट्रिक ये है कि भाई जैसे ये है व्याख्या। अब जैसे ये वाला श्लोक है, काव्येषु नाटिकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतलम तत्रापि चतुर्थं तत्रापि श्लोक चतुष्टयम्। ये तो भाई आपको लिखना ही लिखना है। जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं वो ये श्लोक बाहर रट के जाओ, जरूर लिखना, शुरू में ही लिख देना, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, नंबर मिलेंगे। ये लिखना जरूरी चतुर्थ के महात्म्य में। उसके बाद क्या है, आप ये लिखना चालू करोगे कि महाकवि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक सबसे श्रेष्ठ अंक माना गया है। इसकी पूरी कहानी आपको पता होगी, आप लिख लोगे। मैं यहाँ पढ़ाने के बेस से नहीं, मैं आपको इस पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, PYQ के हिसाब से। तो आप लिख सकते हो, आराम से पढ़ लेना। मैं PDF दे दूँगा कि पुत्री का विवाह होता है और फिर इसमें ऋषि दुर्वासा श्राप देते हैं। श्राप देने के बाद किस तरीके से शकुंतला शोक में चली जाती है, ये पूरी कहानी यहाँ लिखनी है। अब जैसे देखिए ये श्लोक, जब भी आप इस तरह के हाई क्वेश्चन लिखो, तो संस्कृत में इन तरह के हाई क्वेश्चनों को लिखने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ टीचर चेक करता है, वो देखता है कि आपने लिखा तो कितने पेज है, वो तो अलग बात है, बीच बीच में आपने श्लोक डाला है कि नहीं। तो श्लोक जो ये बीच बीच में मैंने डाल रखे हैं ना, ये श्लोक क्या है देखिए, ज़्यादा नहीं है, यहीं तक है। मुश्किल से मैं बता रहा हूँ ना, 4 पेज से 5 पेज, बस 4 पेज पर्याप्त है। अब श्लोक लिखने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की आपको स्टोरी पता है, मैंने पहले बोला है नाटक देख लेना, चतुर्थ अंक की स्टोरी जरूर देख लेना। इसको भी एक बार रीड कर लोगे, कहानी दिमाग में आ जाएगी। बहुत सिंपल है यार, ऋषि दुर्वासा का श्राप मिलता है, एक शकुंतला खोई रहती है, तो समय ऋषि दुर्वासा आते हैं, उनकी बात नहीं सुनती तो उनको श्राप मिल जाता है। फिर वो वियोग में चली जाती, फिर कर्ण ऋषि उसको वो देते हैं, उपदेश देते हैं, जाते समय विदाई करते हैं। तो ये बहुत आसान है, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको क्या ट्रिक दे रहा हूँ, आप चतुर्थ अंक के बारे में लिख रहे हो, ये जिससे याद हो लिख देना, जिससे नहीं याद होता है ये श्लोक
कोई दिक्कत नहीं है, पास होने के लिए हो तो लिखना। अब भाई जैसे इसमें श्लोक जरूर आएंगे चतुर्थ अंक के, ध्यान देना शकुंतला के नीचे 2 श्लोक पक्का आने वाले हैं। एक प्रथम नपाथु, ये ध्यान दे लो। एक ये यस्तस वाला जो श्लोक है, और अगर मैं बताऊं तो एक ये वाला श्लोक। इस तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक आपको जरूर पेपर में दिखेंगे। आप वही उठा के यहाँ लिख दो, अपने इसमें आंसर में वही उठा के बीच में लिख दो। भाई मैं कह रहा हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी पे। टीचर चेक करेगा ना, नंबर बहुत अच्छे से देगा, क्योंकि टीचर यही चेक ही करते हैं संस्कृत वाले। जब भी वो देखते हैं कि आपने चतुर्थ अंक की व्याख्या की है या उपमा कालिदास की व्याख्या, तो वहाँ उनको उससे मतलब नहीं आप कितना हिंदी में लिख के आए हो, वो देखेंगे किसने 1-2 श्लोक ऐड किए हैं कि नहीं। और मैं बता रहा हूँ जो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं जिनको, तो सबसे बढ़िया ट्रिक यही है, और जो पढ़ने वाले उनके लिए भी यही ट्रिक है। भाई अगर श्लोक नहीं याद है तो बस इसमें ज़रूर चतुर्थ अंक के श्लोक आएंगे। वो 4 जो चतुर्थ अंक के श्लोक हैं, मैं उसका PDF भी आपको भेज दूंगा, आप लोगों को पता भी होगा। वो 4 श्लोक जरूर देख के जाना, रटने की जरूरत नहीं है, आप देख के जाओ। देख के जाओगे तो आप पेपर में आए हुए अंदाज लगा लोगे कि हाँ भाई ये श्लोक चतुर्थ अंक का है, ये श्लोक चतुर्थ अंक का है। जब आप महत्व लिखना तो बीच में लिखते लिखते थोड़ी देर आप एक पेज हिंदी में लिखो, फिर अगले पेज में आप श्लोक लिख दो, फिर आप कहानी लिखते चलो। श्लोक लिख दोगे पहली बात तो आपके पेज भरेंगे, दूसरी बात इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, और चाहो तो आप इधर से 2 श्लोक उठा के लिख सकते हो। बस भाई ध्यान देना, चतुर्थ अंक के चारों श्लोकों को देख के जाना, याद होना चाहिए कि हाँ यही श्लोक है। गलती से पता चला मुद्रा राक्षस का श्लोक डाल दिए तो ये मत करना, नहीं तो फिर टीचर वैसे ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी आप लोग इस चीज़ का ध्यान देना। तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, बढ़िया ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ, ये बढ़िया काम करेगी आपको। तो इस तरह आपने चतुर्थ अंक का महत्व लिख दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज। उसके बाद ये उपमा कालिदास का भी मैंने नोट्स दे दिया है, जिसको भाई पढ़ना है देख सकता है। इसमें भी देखो भाई अच्छे अच्छे श्लोक आएंगे, ये देखो यहाँ श्लोक आया है, ये श्लोक मानना पड़ेगा, इसको मत अटेम्प्ट करना जो मैं बता रहा हूँ। चतुर्थ अंक का महत्व आएगा, उपमा कालिदास, समझ गए। ये देखो भाई इसमें अच्छे अच्छे श्लोक आएंगे, इसमें आपको उपमा बतानी पड़ेगी कालिदास की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द्वितीय अंक का सार। ये क्वेश्चन जो आएगा ये मुद्रा रक्षा से पूछेगा। ये देखो, एक मिनट, यह देखो अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नाटक पर उद्भव विकास बताएं, नहीं तो मुद्रा राक्षस के द्वितीय अंक का कथा सार। अब भाई इसमें जो इजी पड़ेगा वो दोनों इजी है, नाटक का उद्भव विकास भी इजी है और मुद्रा राक्षस के द्वितीय अंक का सार भी इजी है। अब नाटक का उद्भव विकास इसलिए ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें आप पॉइंट पॉइंट बना के लिख सकते हो, लेकिन हाँ उसमें आपको रटना पड़ेगा। वो एक हिस्ट्री की तरह है कि संस्कृत में नाटक कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया, किसने क्या किया, वो पूरी हिस्ट्री के तरीके का है। तो आपको उसमें कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ उसका फ़ायदा ये आप पॉइंट बना के लिखोगे तो आपके पेज बहुत अच्छे से भर जाएंगे, और कम से कम इसको 5 पेज आप कर सकते हो, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और द्वितीय अंक का सार ये है, द्वितीय अंक का सार ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 3 से 3.5 पेज आएगा बस। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उसको प्रिपेयर कर लो, एक ज़रूर करना प्रिपेयर। और भाई जो लोग पास होने के लिए देख रहे हो वो इन क्वेश्चनों को जरूर प्रिपेयर करो, इन्हीं से आप पास होगे। और श्लोक का मैंने ट्रिक बता ही दी है, श्लोक उतार के लिखना जरूर है कहानी समझ के। ये द्वितीय अंक का सार है, देखो 2 ही पेज में है बस। द्वितीय अंक का सार आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने कहा ना वीडियो देख लेना स्टोरी वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भाई जो है ये आया संस्कृत के नाटक का उद्भव विकास। अब देखो भाई ये जो है समय बौद्धकालीन में कैसी स्थिति थी, नाटक कब से स्टार्ट हुआ, पूरी भाई एक नाट्य शास्त्र की कहानी में नाटक का विकास देखो। अंकुरिक काल मतलब प्राचीन काल में, वैदिक काल में कैसे नाटक का विकास हुआ, विस इस तरह ऐतिहासिक काल क्या रहा उसका, पुरातात्विक काल क्या रहा, ऐतिहासिक काव्य। तो भाई ये थोड़ा जो लोग भाई मैं कह रहा हूँ पास होने वाले सिस्टम वाले देख रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आप इसको मत करना। हाँ जो लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इसी को प्रिपेयर करो। नाटक द्वितीय अंक के सार से ज़्यादा इजी यही है। इसमें जैसे आप देवी उत्पत्ति का सिद्धांत हेडिंग डाल के अंदर लिख दिए, श्लोक याद कर पाओ करो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। संवाद सूक्त कौन कौन सा है, जैसे पूर्वा उर्वशी संवाद आता है वेद से, इस तरीके से आपको नाटक के बारे में लिखना है। अच्छा खासा इसका मैं नोट्स दे दूँगा आपको, ये प्रॉपर नोट्स हैं। ये देखो नाटक का महत्व, ये काव्येषु नाटकम रम्यम, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी इसी से ही मैं अटैच किया हूँ। काव्येषु नाटकम रम्यम ये भी पूछता है, 1 मिनट। ये देखिए, ये देखिए कि यहाँ नीचे क्वेश्चन आया है, ये चलिए आप लोग समझ गए ये दोनों। यह है काव्येषु नाटकम रम्यम, ये मैंने आगे अटैच कर दिया है, यही आगे आया था काव्येषु नाटकम रम्यम। ये काव्येषु नाटकम रम्यम, इसमें भी आपको कैसे नाटक की रचना होती, गद्य पद्य का मिश्रण, नाटक की रचना विधि, नाटक में कितने लोग होते हैं,
सुखंता रमणीय कल्पना, क्या क्या कल्पना, ये पूरा आपका PDF भाई। इसको एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है, ना ही मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, PYQ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप ये सब खुद एनालाइज कर सकते हो, आप पढ़ लेना, मैं PDF दे दूँगा। मुझे लगता है आप समझ गए होगे। अब इसके बाद भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे जो होने वाला है वो है भाई लास्ट का पार्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ कवि आते हैं। कौन कौन कवि हैं? भट्ट नारायण भवभूति, भास के नाटक। इनको प्रिपेयर कर लेना, इनका नोट्स भी शायद मेरे पास पड़ा होगा, मैं भेज दूंगा। ये मैं आपको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पेज की लिमिट है, और दूसरी बात ये बहुत सिंपल चीज़ है। ये आप पेपर वाले दिन भी थोड़ा सा देख के चले जाओगे ना। भास के 10 नाटक हैं, कभी कभी पूछ लेता है। भास के टोटल 8 नाटक हैं, 8 से 10 नाटक हैं। तो ये आप देख लेना, प्रतिमा नाटकम, ये सब। और जैसे भवभूति है, भवभूति ने उत्तर रामचरितम नाटक लिखा है। उत्तर रामचरितम जो रामायण के अंतिम का पार्ट है, उत्तरकांड, जिसमें सीता जी से वियोग हो जाता है राम जी का, वो भवभूति ने लिखा है। तो आप इसमें से कोई एक कवि कर लेना। इसमें से इजी जो होगा वो भास के नाटक होंगे। आप मुझे मैसेज करोगे, मैं इसका भी PDF भेज दूंगा। तो भास के जो नाटक हैं आप वो देख लेना, 8 नाटक हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। भवभूति देख के चले जाना। इन पे इतना आप सीरियस मत लेना, ऊपर ऊपर से देख लेना कब पैदा हुए, इनका नाटक के नाम क्या है, क्या इन्होंने किया, बस बहुत है। लिख दोगे, इसमें नंबर मिलते हैं भाई, इसमें ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है। खाली वो नाटक के नाम देखेगा और डेट वेट देखेगा, बस आपको मार्क्स दे देगा। तो आपको इस सेक्शन में सॉरी, इस सेक्शन में आपको क्या करना है, भास के नाटक और भभूति, इनको प्रिपेयर कर लेना है बस। बाकी आप काव्यश्री नाटकम रम्यम देख लो। 2 ही क्वेश्चन करने हैं भाई, आप कोई भी 2 कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक भभूति भास में से कोई प्रिपेयर कर लो, बस हो जाएगा काम। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है भाई, ये छोटा है, बहुत कम लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो है थोड़ा फंसा देता है, इसको ठीक से चेक भी किया जाता है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है नाटक के हिसाब से। इसकी भी मैंने एक बढ़िया PDF बना दी है, ये देख सकते हो। कहाँ से आ गया लिंक? सॉरी भाइयों, कहीं से इंस्टाग्राम लिंक कॉपी हो गया है। मेरा लिंक नहीं है, नहीं कई लोग सोचें ID के फॉलोअर बढ़वा रहे हैं, ये कहीं और का लिंक है जो इधर ऐड हो गया है। कोई नहीं, उसको छोड़ते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नांदी के बारे में बताया है। नांदी क्या होता है, नांदी का अर्थ क्या है। नांदी क्या होता है? जो स्तुति करता है शुरू में, नाटक के शुरू में जो स्तुति होती है उसको नांदी कहते हैं। ये आप नाटक का वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसमें नांदी के बारे में पूछा था, नांदी क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा। बना के भी लिख सकते हो कि नांदी वो होता है जो नाटक के शुरू में नेपथ्य में स्तुति करता है। इसके बाद ये देखो, सूत्रधार के बारे में बताया। सूत्रधार जो बीच बीच में आके कहानी बताता रहता है, अभिनय कला सिखाकर संचलन कराने वाला जो होता है सूत्रधार होता है। इसी तरह से पूरे हैं। ये अगला अगर आप पार्ट देखोगे तो ये है नाटक के जिस दृश्य को प्रस्तुत न किया जा सके उसकी जानकारी दर्शकों को देने वाला नेपथ्य होता है। नेपथ्य किसको कहते हैं? जो नाटक की जानकारी देता है। और आप जाएंगे तो इसके बाद अगला है स्थापना। स्थापना का अर्थ है स्थापित करना। नाटक में, रंगमंच में जब स्थापना होती है तो उसको स्थापित कहते हैं। उसके बाद इस तरह देखो, विदूषक के बारे में बताया है। विदूषक वो होता है जो बीच बीच में आके कहते हैं कि मस्खरा, हंसी मजाक करने वाला विदूषक होता है। अगर आपने नाटक की वीडियो देखी तो आप समझ जाओगे। अंतपुर सेवक कंचुकी है इसमें, इस तरह से और हैं, आप देख सकते हो। ये सुखद वस्तु के लिए 2-4 आप देख लेना, नांदी वगैरह। प्रवेशक है जो प्रवेश कराता है, नाटक में प्रवेशक माना जाता है। आकाश भाषित है, आकाश अथवा आकाश के मुंह करके खड़ी बात। यह रंगमंच पर स्थित एक पात्र द्वारा रंगमंच पर अनुपस्थित दूसरे पात्र से किया गया भाषण। मतलब एक पात्र खड़ा है रंगमंच पर, दूसरा भाषण कर रहा है, वो बताने वाला जो होता है वो अभिभाषित होता है। इसी तरह जानकी तंकम है, एक होकर रहना, काल में रहना, गुप्त संवाद, जो गुप्त गुप्त बातें होती है नाटक में वो बताता है। इस तरीके से है। अपरवितम आप देख सकते हो, ढका हुआ, छिपा हुआ जो रहता है। ये है प्रकाशकम, आप देख सकते हो, जो स्पष्ट रूप से, सुखी रूप से, सार्वजनिक रूप से बात को सभी सुन सकें, जो बात को ठीक तरीके से सब तक पहुंचाता है नाटक में वो। इस तरीके से भाइयों हैं। भरत वाक्यम है, अंत में जो दिया जाता है एक ब्लॉग ब्लॉग जैसे होता है ना, ख़त्म होने के बाद राष्ट्र के लिए कभी कभी राष्ट्रगान हो जाते हैं नाटक में, अंत समय में आके कुछ वाक्य बोले जाते हैं कि हमारा देश ऐसा हो। ये कुछ नाटक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मूवी के नाटकों के लास्ट में नेशनल एंथम, ये सब चीज़ें होती हैं, वही करने वाला भरत वाक्य होता है। तो ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी, एक दिन पहले भी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। तो भाई इसी तरह ये पार्ट भी लगभग लगभग ख़त्म होता है। देखो जितना मैंने बताया है वो यहाँ था। नंदी मैंने आपको समझाया, प्रवेशक समझाया, स्वागत बताया, भरतवाक समझाया, और आकाश से भी होगा इस PDF में, देख लेना।
मैंने आपको ये सब बता दिया। अब इसमें आप 3-4 पढ़ के चले जाओगे ना, जैसे नंदी पढ़ लिए, प्रवेशक पढ़ लिए, स्वागत पढ़ लिए, भरतवाक पढ़ लिए, कंचूकी देख लिए, मस्खरा वाला देख लिए, ये सब आप देख लोगे भाई हो जाएगा। बना के भी लिख दोगे तो इसमें नंबर मिलेंगे, इसमें टीचर ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं फिर से लास्ट में टिप्स दूंगा जो होने वाला है वो श्लोक का होने वाला है। अच्छे से व्याख्या करना, मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है, पढ़ के चले जाना। इंपॉर्टेंट कुछ श्लोक होते हैं मुद्रा राक्षस के, वो देख के चले जाना। बाकी मैंने बता दिया चतुर्थ अंक बहुत इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम का। और जिनको नहीं आता है, जो पास होने के लिए देख रहे हैं, उनके लिए मैंने कहा है श्लोक उतार के उसकी व्याख्या जरूर करना, कहानी पढ़ लेना। सबसे मेन इम्पैक्ट शुरू के श्लोक करेंगे, उसके बाद ये मैंने भेज दिया है पीडीएफ, इसको कर देना। आराम से भाई पास हो जाओगे, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। और समझ गए होगे आप लोग। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।